माइक्रो इकोनॉमी का जो समझ है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक समझते हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी के कई सारे दरवाजे खोल सकता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आयल प्राइस के रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमी स्टडी किया था, और वहाँ पर हमने ये भी समझा था कि कैसे एफआई और डीआई इन माइक्रो इकोनॉमी के बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाते हैं। और जब मार्केट में इन माइक्रो इकोनॉमी के वजह से टेम्पररी डबल आता है, और जब मार्केट गिरता है, जब डिस्काउंट पे होता है, तो ऐसे गिरावट के फेज में वो कैसे इंस्टॉलमेंट में मार्केट में एक्यूमुलेट करते हैं, और कैसे वो मार्केट रिकवर करने के लिए या ये जो टेम्पररी डबल है उसमें रिकवरी होने के लिए वेट करते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट में टेम्पररी डबल आता है, तब क्या होता है, मार्केट में फियर क्रिएट होता है। क्योंकि जो मार्केट के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन छोटा होता है, वो पैनिक करते हैं, वो बेचते हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाता है। और ऐसे टाइम पे जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हैं टू बाई ग्रेट एसेट एट ए डिस्काउंट प्राइस एट ए फॉलो प्राइस। और हमारे मार्केट में भी कुछ दिनों पहले कई सारे गिरावट हुए, और हमारे मार्केट को गिराने वाले फियर फैक्टर क्या थे, और इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सेबी रेगुलेशन की वजह से वॉल्यूम डाउन हो गया, और चीन फैक्टर की वजह से सेलिंग हमारे मार्केट में आ रहा है। तो अभी इन सारे फैक्टर के साथ साथ इस हफ्ते एक और नया माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और ये हैप्पी फैक्टर भी हो सकता है, नहीं तो फियर फैक्टर भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए जो नया माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, अगर वो फियर फैक्टर में बदलता है, तो यहाँ पर फिर से विदाउट एनी रीजन अच्छे स्टॉक में गिरावट हो सकती है, जिसे मार्केट के जो वैल्यू इन्वेस्टर दे कैन सी एट एज एन अपॉर्चुनिटी। और इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमी स्टडी जो है डेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। क्योंकि इसका नॉलेज आपके लिए नया अपॉर्चुनिटी खोल भी सकता है, और इसका नॉलेज ना होने पे आपको या मार्केट में फंसा भी सकता है। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमी को स्टडी करने की तरफ, उनको सीखने की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि इससे मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने में ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कैपेबल बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप माइक्रो इकोनॉमी समझते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मार्केट में ट्रिगर क्या है, मार्केट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। तो इसी वजह से आपको अननेसेसरी पैनिक या अननेसेसरी एक्साइटमेंट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर कोई माइक्रो इकोनॉमी को नहीं समझता, तब उन केस में क्या होगा, कल परसों मार्केट गिर रहा था तो लोग बहुत दुखी थे, उनके लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड था। और आज मार्केट बढ़ा है तो फिर से खुशी मना रहे हैं, फिर से आर एक्साइटेड, और इसी साइकिल में वो ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। और मार्केट क्लैरिटी ना होने की वजह से वो कुछ ऐसे गलत डिसीजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस है स्टॉक मार्केट के जरिए वो इंटरप्ट हो सकता है। और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में जो इस हफ्ते अनराइज हो सकता है, वो आने वाले टाइम में मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड आई थिंक कई सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल के प्राइसेस, सेबी की जो नए रेगुलेशन है, चीन का जो फैक्टर है, और अभी ये जो नया माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, वो साथ में एक ही टाइम पे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यानी कई सारे फैक्टर एक साथ आ रहे हैं, वो आई थिंक बहुत सालों बाद हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड एस वी डिस्कस बिफोर, इस वॉलेटिलिटी में कुछ लोग पैनिक करते हैं और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और आप किस कैटेगरी में आते हैं, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी ये जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से फियर फैक्टर क्रिएट होने के चांसेस है, वो है यूएस का रिसेशन। अभी ये सुनते ही कुछ लोग ये बोलेंगे, अरे सर, यूएस का रिसेशन बार बार क्यों आ जाता है डिस्कशन में। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यूएस
रिसेशन आया नहीं है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन मार्केट उस फैक्टर पे रिएक्ट नहीं करता कि अभी रिसेशन है या नहीं। मार्केट उस फैक्टर पर रिएक्ट करता है कि रिसेशन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी अगर रिसेशन आने के साइंस दिखते हैं तो उस फियर के ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है, और वो प्रोबेबिलिटी मैनिफेस्ट होगा नहीं होगा, रिसेशन आएगा नहीं आएगा, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन आज के टाइम में अगर कुछ साइंस दिखते हैं, अगर दूर आपको शेर खड़ा दिख रहा है, शेर आपके पास आएगा नहीं आएगा, आपको मारेगा नहीं मारेगा, डेट इज डिफरेंट केस। लेकिन शेर अभी आपको दिख रहा है, एंड फॉर डेट रीजन जो डर आपको लगता है, उस डर में या उस डर के इन्फ्लुएंस में आप रिएक्ट करते हैं, और मार्केट भी एग्जैक्टली वही करता है। और वो कौन से साइंस है और वो कौन सा फैक्टर है जो रिसेशन के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, जिसके ऊपर मार्केट रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहला इन्फ्लेशन डेटा, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, तीसरा क्वार्टरली रिजल्ट, और फोर्थ जीडीपी। क्योंकि सबसे पहले महंगाई बढ़ता है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी जो है वो लोगों को ज़्यादा नौकरी नहीं दे रही है। इसका मतलब है कंपनी के पास ज़्यादा काम नहीं। अगर कंपनी के पास ज़्यादा काम नहीं तो उनका क्वार्टरली रिजल्ट पुअर आएगा, सेल्स कम आएंगे, प्रॉफिट कम आएंगे। और अगर किसी देश में अगर कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर गुड एंड सर्विसेज की बिकवाली भी कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जीडीपी का ग्रोथ कम होगा। और अगर ये दो कंटिन्यूअसली क्वार्टर जीडीपी का ग्रोथ नेगेटिव आता है तब रिसेशन आता है। तो इसलिए ये जो फैक्टर है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट, इनमें से कुछ भी अगर खराब दिखते हैं तो उसके ऊपर मार्केट रिस्पॉन्ड करता है। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये जो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है, इसको यूएस मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूएस में रिसेशन आता है तो दुनिया भर के जो सारे इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट होते हैं। यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो दुनिया भर के इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। यूएस इंटरेस्ट रेट घटाता है तो दुनिया भर के इकोनॉमी है वो जो रिजर्व बैंक ऑफ हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को घटाते हैं। तो अभी हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है ये हैप्पी फैक्टर भी बन सकता है, नहीं तो फियर फैक्टर बन सकता है। और अगर हैप्पी फैक्टर बनेगा तब तो मार्केट के लिए इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन वहीं अगर ये फियर फैक्टर बनेगा देन इट कैन क्रिएट एन एक्सीलेंट एनवायरनमेंट और एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी इन ग्रेट कंपनी। क्योंकि जब मार्केट में टेम्पररी फियर फैक्टर क्रिएट होते हैं तो ये अच्छे स्टॉक भी गिरते हैं और बुरे स्टॉक्स भी गिरते हैं। लेकिन बुरे स्टॉक्स रिकवर करें इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो ग्रेट कंपनीज होते हैं जिनका चांसेस अल्टीमेटली रिकवर करने का ज़्यादा होता है। एंड फॉर दैट रीजन वैल्यू इन्वेस्टर वेट फॉर सच काइंड ऑफ टेम्पररी फियर फैक्टर। और ऐसे में जो माइक्रो इकोनॉमिक रिसर्च हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए अगर आप हमें अप्रिसिएट करना चाहते हैं और थैंक यू बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन उसे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में एक सिंपल थैंक यू लिख के भी आप हमें इंकरेज कर सकते हैं। हमारे नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नए वीडियो के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए इसके लिए आप वेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला इवेंट है अक्टूबर 9 को, यानी आने वाले वेडनेसडे को, जहां पर फेडरल रिजर्व का जो सितंबर का एफओएमसी मीटिंग हुआ था उसके मिनट्स को रिलीज किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर फेड का जो सितंबर मीटिंग है वो तो ऑलरेडी हो गया और अभी उसका मीटिंग मिनट्स लेके क्या अचार डालें। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो एफओएमसी मीटिंग का मिनट्स रिलीज किया जाता है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि वैल्यूएबल है क्योंकि फेड रिजर्व के ऑफिसर्स ने जो डिस्कशन किया, उन्होंने किसके रिलेटेड डिस्कस किया और उनका ओपिनियन क्या है, उनका हाँ थॉट प्रोसेस क्या है, किसके बेसिस पे जो फ्यूचर पॉलिसी बनाते हैं उसके रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है। जैसे कि फेड के मिनट्स में आपको फेड के
ऑफिसर्स हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में क्या सोचते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और इकोनॉमी में पोटेंशियल रिस्क है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। यू विल गेट इंसेक्ट अबाउट दैट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि इजराइल ने ये बताया कि ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया, उसका वो रिटेलिएशन या उसका वो रिस्पांस ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करके देंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑयल का बढ़ रहा है प्राइस बिकॉज ऑफ थिंग्स मिडिल ईस्ट टेंशन। और अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तब क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। और अभी फेड का जो टारगेट है उनका जो महंगाई को वो 2% के रेंज में होना चाहिए। तो अभी अगर इस फैक्टर की वजह से महंगाई बढ़ता है तो ऐसे केस में आने वाले टाइम में यानी आने वाले मीटिंग में क्या फेड इंटरेस्ट रेट को हाई करेगा या उसको कट करेगा या इंटरेस्ट को उतना ही रखेगा। ऐसे सिचुएशन के ऊपर आपको क्लैरिटी मिल सकता है। और अभी हमने ये जो फैक्टर डिस्कस किया ये मार्केट सेंटीमेंट को और इन्वेस्टर्स के रिएक्शन को हैवी इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि अगर कल एफओएमसी मीटिंग में अगर फेड ये हिंट करता है कि नवंबर में जो फेड का मीटिंग हो रहा है वहां पर में भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट ना करे, अभी जितना है हम उतना ही उसको कंटिन्यू करें। अगर फेड ऐसे हिंट देता है मीटिंग मिनट्स में तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट होगा क्योंकि मार्केट वेट कर रहा है कि फेड जल्दी जल्दी इंटरेस्ट रेट कट करे, इकोनॉमी में पैसा है, स्पेंडिंग ज़्यादा और बिजनेस ज़्यादा पैसे कमाए, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भागेगा। ऐसे कई सारा एक्सपेक्टेशन देकर बैठे थे तो फेड ऐसा बोलता है। तो इस माइक्रो इकोनॉमी रीजन की वजह से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके सारे सपने थे जिन्होंने इंटरेस्ट रेट को लेकर सजाया हुआ था वो सारे सपने टूट जाएंगे। एंड फॉर दैट रीजन यू विल सी ए टेम्पररी फियर अनलॉकिंग इन द मार्केट। लेकिन वहीं अगर एफओएमसी मीटिंग में फिर ये हिंट देगा कि अंडरस्टैंड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में टेंशन है, लेकिन हम अपना इंटरेस्ट रेट है उसको अपने मीटिंग में 20 बेसिस पॉइंट पे कट कर देंगे या 50 बेसिस पॉइंट पे कट करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जब मार्केट बहुत खुश हो जाएगा एंड इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल फॉर द मार्केट। और क्या पता इस सेंटीमेंट पे मार्केट जो हुआ वो थोड़ा और खींच के ऊपर चला जाए, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो इसलिए कल ये जो फेड का एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में जो रिलीज होने वाले हैं, प्लीज रीड दैट मीटिंग मिनट्स एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वहाँ पर फेड क्या बता रहा है। एंड ऑफ कोर्स मैं भी उस मीटिंग मिनट्स को पढ़ूंगा और अगर वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आए तो इट मेक श्योर उसको मैं इमीडिएटली आप हमारे अर्जेंट कम्युनिकेशन चैनल टेलीग्राम व्हाट्सएप का उन दोनों चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। और ये यूजुअली जो अर्जेंट कम्युनिकेशन होते हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ही पोस्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाने जितना टाइम नहीं रहता। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन और कमेंट में मिल जाएगा। तो ये तो हो गया अक्टूबर 9 यानी वेडनेसडे को आपको क्या चेक करना है। और उसके बाद बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ यानी अक्टूबर 10th पे। तो जो थर्सडे होगा और उस दिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा रिलीज किया जाएगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई क्या होता है। तो सीपीआई ये मेजर करता है कि ऑन एन एवरेज कंज्यूमर जितना पैसा गुड एंड सर्विसेज खरीदने के लिए स्पेंड कर रहा है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ या वो कितना कम हुआ। यानी ये बेसिकली वन ऑफ द प्राइमरी इंडिकेटर है जो इन्फ्लेशन या महंगाई को एट ए कंज्यूमर लेवल पर मेजर करता है और उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर के ऊपर या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के ऊपर क्या पड़ता है। अगर मान लीजिए जो डेटा अक्टूबर 10 को रिलीज किया जाएगा वहां पर सीपीआई का जो रीडिंग है अगर वो हाई आता है
अगर वो ज़्यादा आते हैं तो क्या सजेस्ट करेगा? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ज़्यादा पे कर रहे हैं या ज़्यादा पैसा उनको पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो दैट मेक ए चैलेंजिंग फॉर द फेडरल रिजर्व टू रेट द इंटरेस्ट रेट विच इज नॉट गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। लेकिन वहीं अगर अक्टूबर 10 का जो डेटा रिलीज किया जाता है, वहां पर सीपीआई का जो रीडिंग है, अगर वो लो आता है, अगर वो कम आता है, तो क्या सजेस्ट करता है? वो ये सजेस्ट करता है कि इन्फ्लेशन गिर रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और ये फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट को और रिड्यूस करने के लिए फैसिलिटेट कर सकता है, विच इज गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई जो है उसको कहीं लोग रिसेशन इंडिकेटर भी बुलाते हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन परसिस्टेंट ज़्यादा होता है या हाई होता है, इसकी वजह से क्या होगा, इस इट मैक्स इट वेरी चैलेंजिंग फॉर द फेड टू कट द इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन हो सकता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, इन्फ्लेशन और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट टू कट इंटरेस्ट रेट, ये दोनों कंज्यूमर स्पेंडिंग को स्ट्रेन कर सकता है और बिजनेस इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेन कर सकते हैं, जो रिसेशन के प्रोबेबिलिटी या रिसेशन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। और जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले स्टडी किया था, मार्केट ये जो है वो रिसेशन आने तक वेट नहीं करता। अगर रिसेशन के साइन दिख जाते हैं तो रिसेशन के प्रोबेबिलिटी दिख जाता है, उसकी वजह से जो डर क्रिएट होता है उसको उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करता है, और जो स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो इस टेम्परेरी डर का फायदा उठाते हैं। तो इसलिए ये जो अक्टूबर 10 को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला, उसको भी आप चेक कीजिए। एंड आई विल आल्सो मेक श्योर दैट अगर वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आता है तो आई विल मेक श्योर टू पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल इमिडिएटली। और उसके बाद आता है अक्टूबर 11 यानी फ्राइडे, और उस दिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई के डेटा को रिलीज किया जाएगा फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर। और ये सीपीआई है क्या? तो सीपीआई ये ट्रैक करता है कि जो भी प्रोड्यूसर ने गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसका जो प्रोडक्शन प्राइस और सेलिंग प्राइस उसमें कितना चेंज हुआ है। यानी बेसिकली जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन को एट ए होलसेल लेवल और प्रोड्यूसर के लेवल पे रिफ्लेक्ट करता है। यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन को एट ए कंज्यूमर लेवल पे मेजर करता है, यानी कंज्यूमर के लेवल पे महंगाई कितना बढ़ रहा है वो उसे मेजर करता है। और वहीं जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई पीपीआई है, ये इन्फ्लेशन को एट प्रोड्यूसर लेवल पे मेजर करता है, यानी कंपनी को गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कितना एडिशनल कास्ट पे करना पड़ रहा है या स्पेंड करना पड़ रहा है, प्रोड्यूसर के लिए महंगाई कितना बढ़ा, डेट इज ए मेजर बाय प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के ऊपर कैसे पड़ता है? तो अगर मान लीजिए जो 11 अक्टूबर को डेटा रिलीज किया जाएगा वो वहां पर अगर पीपीआई का नंबर हाई आता तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, और इस कॉस्ट को अगर एक कंपनी कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से सीपीआई का नंबर होगा या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर होगा वो हाई होगा, क्योंकि कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, और विच इज नॉट गुड फॉर द फेडरल रिजर्व, आर इट मेक्स इट चैलेंजिंग फॉर द फेडरल रिजर्व टू कट द इंटरेस्ट रेट फर्दर। और सिर्फ यही नहीं, अगर पीपीआई बढ़ता है या पीपीआई इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में 99.9% ऑफ द कंपनीज हैं वो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट को अपने कंज्यूमर के ऊपर पूरी तरीके से पास ऑन नहीं कर सकते हैं, वो इसका एक ही हिस्सा कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 99.9% ऑफ द कंपनी के पास ब्रांड पावर या प्राइसिंग पावर नहीं होता, क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, यानी अगर वो जितना भी प्राइस बढ़ा दे कंज्यूमर फिर भी
ही खरीदेंगे। ऐसी कंपनीज, हाँ, अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसको पूरी तरीके से कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन जिन कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं, लेकिन अगर उनका प्रोडक्शन कास्ट बढ़ रहा है तो वे उस इंक्रीज प्रोडक्शन कास्ट का में भी 25% या 50% या 75% ही अपने कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर सकते हैं, और बाकी का जो प्रोडक्शन कास्ट वो अपने ऊपर ले रहे हैं। इसकी वजह से उनका मार्जिन या उनके प्रॉफिट कम हो सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंज आपको ये मिलता है कि अगर अगर पीपीआई का नंबर बहुत ज़्यादा आता है तो उसके बाद आने वाले क्वार्टर में जो कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करने वाले हैं वहां पर हो सकता है कि उन कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाए या उन कंपनीज के मार्जिन कम हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अच्छी कंपनीज के प्राइसेस भी गिरेंगे, थोड़ा करेक्शन भी होगा, अच्छे कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल होंगे, हाँ, जिसका फायदा ब्रॉडर लेवल पे मार्केट के जो वैल्यू इन्वेस्टर वो उठाते हैं। और ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है या पीपीआई है, ये भी एक रिसेशन इंडिकेटर है, क्योंकि अगर पीपीआई परसिस्ट करता है जिसकी वजह से कंपनीज के प्रॉफिट और कंपनीज के मार्जिन कम होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी हायरिंग कम करेगा, कंपनी लोगों को नौकरी से निकाल सकता है। कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसमें वो कॉस्ट कटिंग कर सकता है, जो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। और हाँ, पोटेंशियली वो एक रिसेशन को हिंट कर सकता है। तो वीडियो के स्टार्ट में हमने जो रिसेशन के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने वाले साइंस और बढ़ाने वाले फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे: इन्फ्लेशन डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, क्वार्टरली रिजल्ट और जीडीपी। तो अभी इन्फ्लेशन डेटा आपको एडवांस में कैसे पता चलेगा, आपको वो पता चलेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वहीं अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ज़्यादा होगा कम होगा ये आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से एडवांस में पता चल सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे ब्रॉडर लेवल पे, यानी मार्केट में जो बड़े बड़े कंपनी है वो ब्रॉडर लेवल पे अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो आपको पता चलेगा। फिर से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से। तो देखिए, इस तरीके से आप अगर माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करेंगे, अगर आप माइक्रो इकोनॉमी समझेंगे, तो आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन में क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो सकता है, क्वार्टरली रिजल्ट में क्या हो सकता है, जीडीपी में क्या हो सकता है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में कैसे बिहेव कर सकता है, उसका आप एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग पा सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर के बेसिस पे मार्केट ब्रॉडली रिस्पॉन्स करता है। और अभी तक मैंने जो आपको सिखाया, अगर आप उसको अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल हो सकता है मार्केट में पोटेंशियल प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने के लिए। और उसके साथ साथ आप ब्रॉडर लेवल पे कुछ और पैरामीटर और डेवलपमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। अभी आने वाले 1-2 हफ्ते में इंडिया में भी और अमेरिका में भी जो बड़े बड़े कंपनी उनके क्वार्टरली रिजल्ट को रिलीज किया जा सकता है। और अभी यूएस मार्केट में ये जो बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यूएस मार्केट में टेक बबल चल रहा है, टेक बबल चल रहा है, उसके रिलेटेड आप एक बहुत बड़े डेवलपमेंट को ट्रैक कर सकते हो। और वो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इवेंट जो एनमीडिया में होगा, एएमडी में होगा और वे हेवलट हेवलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेज में होगा। यानी ये जो तीनों कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो इवेंट करेंगे, वहां पर जो अनाउंसमेंट किए जाएंगे, वहां पर जो डेवलपमेंट से अनाउंसमेंट करेंगे, वहां पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो नए प्रोडक्ट अनाउंस करेंगे वो भी आपको एक हिंट दे सकता है कि यूएस में क्या सच में टेक बबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी ये बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से यूएस में टेक बबल है। तो इसलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इवेंट है इसको ट्रैक कीजिए और वहां पे ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो इवेंट है क्या ये ब्रॉडर लेवल पे इन्वेस्टर को खुश करेंगे या इन्वेस्टर को डिसपॉइंट करेंगे। और उसके बाद हमारे जो आरबीआई है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका एमपीसी मीटिंग होने वाला है, वहां पर वो
कमिटी ये हाँ डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना है या नहीं करना है। और अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया मार्केट में ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए वेट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा। स्पेशल हमारा एनबीएफसी सेक्टर दैट इज द स्पेशली वेटिंग फॉर द इंटरेस्ट रेट कट इन द इंडियन मार्केट, क्योंकि एनबीएफसी आपको पता ही है कि वो बैंक से लोन लेते हैं, उसी लोन को हायर इंटरेस्ट पे बाकी लोगों को लोन पे करते हैं। तो इसलिए अभी ये इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो एनबीएफसी का जो कॉस्ट ऑफ का बोरिंग है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते हैं। एंड ऑफ द कोर्स इस रेट पे वो इंटरेस्ट रेट देते हैं उसमें ज़्यादा ही मतलब हाँ एक छोटे मार्जिन पे कमी हो सकता है, क्योंकि जो लोग एनबीएफसी के पास लोन लेने के लिए जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बैंक लोन मिलने का चांसेस बहुत ही कम होता है। एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट इवेंट इंडिया के जो बड़े बड़े स्टेट है उनमें इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, आप चाहे तो उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चीन के मार्केट को भी ट्रैक करेंगे तो अभी आई थिंक चाइना का जो मार्केट है वो काइंड ऑफ स्टेबलाइज हो रहा है और इसके बेसिस पे आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि एफ आई का जो सेलिंग है वो स्टेबलाइज होता है या नहीं होता है। यू कैन ट्रैक दैट इज वेल, क्योंकि अगर चीन का फैक्टर नहीं है और फिर भी एफआई का जो सेलिंग सेलिंग कर रहे हैं वो ब्रॉडर लेवल पे आई थिंक ये थोड़ा हिट कर सकता है कि एफआई जो है वो इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज एंटिसिपेट कर रहे हैं। और पॉलिटिकल सिनेरियो एफआई के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पॉलिटिशियन ही पॉलिसी बनाते हैं और जो होते हैं वो इकोनॉमी को ग्रोथ को डिसाइड करते हैं, इकोनॉमी में स्पेंडिंग को डिसाइड करते हैं। एंड ऑफ द रीजन जो पॉलिटिशियन सिचुएशन होता है या देश का जो पॉलिटिकल स्टेट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो आई होप आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा, आपने माइक्रो इकोनॉमी के बारे में आई होप आपने कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। So thank you so much for watching. I will see you in the next video.